जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 50 जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, विज्ञान टेक्नोलॉजी, इतिहास, भूगोल सब मिलाकर दोस्तों डेली 50 प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। प्रश्न और उनके आंसर दोनों भी रख रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन डेली में आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है, जो टॉप भाग है, वो है पार्ट नंबर कौन सा है दोस्तों? पार्ट नंबर है 22वां नंबर है, यानी कि पार्ट नंबर 22 है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। जो आपको हमारे देश भारत की कोई भी कॉम्पिटेटिव दोस्तों एग्जाम आएगी तो आपको वो सारे क्वेश्चन आपको यूजफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। देखिए आपके सामने सवाल, एक पहला सवाल है, प्राचीन भारत का क्या सवाल है? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो दोस्तों, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक था, कौन था दोस्तों? वो था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म? जैन धर्म अपना लिया था। वो था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला, यानी कि कर्नाटक में। कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। ठीक है, वो आया हुआ है, कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला, वहां पर स्थित है। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है आपके सामने? भारत में सबसे पुराना लौह युग किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित घुसर मृदभांडों के साथ, किसके? चित्रित घुसर मृदभांडों के साथ जुड़ा हुआ है। आगे का सवाल, 6ठी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो वो था लौह का। किसका भंडार था? लौह का भंडार था। आगे का सवाल, मगध के, क्या सवाल है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार, कौन सा दोस्तों? बिंबिसार शासक उत्तरदायी था। कौन था? बिंबिसार था। देखिए, अब देखते हैं आगे का सवाल। देखिए क्या सवाल है आपके सामने। सवाल है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, वो राज्य था मगध। कौन सा राज्य था? मगध था, जिसने युद्ध में सबसे पहले, यानी कि पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था, यानी कि यूज किया था, उपयोग किया था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक था अरस्तु। कौन था? अरस्तु उनका शिक्षक था। आएगा सवाल, प्राचीन काल, कहाँ पर? प्राचीन काल में स्तोत्र सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी दोस्तों? वो थी संस्कृत भाषा। कौन थी? संस्कृत भाषा थी। आगे का सवाल, हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, यानी कि इतिहास का पितामह। किसको? हेरोडोटस को इतिहास का जनक, यानी इतिहास का पिता माना जाता है। और अलेक्जेंडर सिकंदर, और अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर को पोरस ने कहाँ लड़ाई लड़ी थी? तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो स्थल है, उनका नाम है हाइपेरिडस, यानी कि जेलम का युद्ध। किसको, उसको क्या कहते हैं? जेलम का युद्ध, यानी कि हाइडेडे स्पीच। कौन कहता है? हाइडेडे स्पीच में, यानी कि जेलम का युद्ध उसको कहा जाता है। आगे सवाल, किसकी सेना ने, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो दोस्तों, वो है पोरस। जो राजा पोरस था, उनका जो नदी के साथ, जो झेलम नदी है, वहां पर पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के पास मुकाबला, यानी कि युद्ध हुआ था। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। क्या नाम है? मूसा संहिता। आगे का सवाल, महाभाष्य किसने लिखा था? दोस्तों, महाभाष्य लिखा था महर्षि पतंजलि ने। किसने लिखा था? महर्षि पतंजलि ने। आएगा सवाल, प्राचीन काल में, कहां पर? प्राचीन काल में, प्राचीन काल में स्तोत्र सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा दोस्तों कौन सी? तो वो थी संस्कृत भाषा। क्या थी? संस्कृत भाषा थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठा था बिंदुसार। कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। सवाल आगे का, यूनानियों ने, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। कहाँ पर थी? तक्षशिला में अशांति थी। सवाल आगे का है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोटा, यानी कि कर्नाटक में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोड़ा, बेलगोड़ा यानी कि कर्नाटक में गुजारे थे।
अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, उससे उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। और यानी कि इस घटना से उनके प्रशासनिक परिवर्तन आ चुका था, यानी कि कलिंग युद्ध से। आएगा सवाल, देखिए क्या सवाल है। देवनाम प्रिय कौन सा है? देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों है अशोक। कौन है? अशोक। किस शिला प्रदेश में, किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? दोस्तों है शिला राज्यादेश 13वां में। किसके? शिला राज्यादेश 13वें नंबर पे उन्होंने वहां पर घोषणा की है, यानी कि घोषणा की है। ठीक है, आएगा सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो दोस्तों होता है मेगास्थनीस। कौन था? मेगास्थनीस था। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका दोस्तों एक पुस्तक है, वो लिखी थी मेगास्थनीस ने। किसने लिखी थी? मेगास्थनीस ने लिखी थी। आगे सवाल देखते हैं, क्या सवाल है। मौर्य दरबार में, मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? दोस्तों वो था मेगास्थनीस नाम था। क्या नाम था? मेगास्थनीस नाम था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त। किससे? उपगुप्त से वो प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य का, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? दोस्तों होते तक्षशिला से। किससे संबंधित थे? तक्षशिला। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। कहां पर हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। सवाल आगे का है। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। कहां पर? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में वो दिखाई देता है। मौर्य काल के दौरान, कहां पर? काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। प्रश्न आगे देखते हैं, क्या सवाल है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? अर्थशास्त्र के लेखक किससे, किसके समकालीन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक वो चंद्रगुप्त मौर्य, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य, यानी कि विष्णुगुप्त, यानी कि किसने की थी? कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त ने की थी, यानी कि चाणक्य ने की थी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक की शिलालेख ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। सवाल आगे का है, देखिए क्या सवाल है। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो दोस्तों वो किया था ईस्वी सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था? ईस्वी सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के जो शिलालेखों था उनका अर्थ स्पष्ट किया था। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है। किस प्रसिद्ध शासक को, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को। किसको कहा जाता है? सम्राट अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? दोस्तों तो मौर्य वंश के दौरान स्थानिक, यानी कि स्थानिक था जिला प्रशासक। कौन था? जिला प्रशासक वो स्थानिक था। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है। मौर्य वंश के तत्काल बाद, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो दोस्तों वो किया था शुंग वंश ने। किसने किया था? शुंग वंश ने। किसने? शुंग वंश ने। सवाल आगे का है। मिलिंद पान्हो क्या है? दोस्तों मिलिंद पान्हो क्या है? तो दोस्तों मिलिंद पान्हो एक बौद्ध पाठ है। क्या है? एक बौद्ध पाठ है। और चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो महर्षि चरक थे, वो महर्षि चरक किसके राज चिकित्सक थे? दोस्तों जो कनिष्क राजा था वो कनिष्क के दरबार में एक राज्य चिकित्सक थे। सवाल आगे का है, देखिए क्या सवाल है। कुषाण काल में, कहां पर? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला से। किससे? गांधार कला से जाना जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? दोस्तों वो नाम है कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क उनका नाम है। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो ईस्वी सन 78 में। कब हुआ था? ईस्वी सन 78 में। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत दोस्तों वो किया था, किसने शुरू किया था? तो कनिष्क ने किया था और 78 ईस्वी में किया था। कब किया था? कनिष्क ने किया था और 78 ईस्वी में किया था। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है। बौद्ध धर्म का, किसका? बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक था कनिष्क। कौन था? कनिष्क था। कला की गांधार शैली
किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी, यानी कि बहुत आगे बढ़ चुकी थी। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को संबंधित करने वाली कला कौन सी शैली का नाम क्या है दोस्तों? वो है गांधार शैली। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का जो नाम है वो क्या है? तो वह गांधार शैली। का नाम है? गांधार शैली है। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं, क्या सवाल है। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे दोस्तों? तो कनिष्क के दरबार में यानी कि शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे नागार्जुन और अश्वघोष। दो थे, कौन थे? नागार्जुन और अश्वघोष। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल वो कलिंग किसके वंश थे? तो कलिंग के महानतम शासक थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था दोस्तों? तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। आगे सवाल देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। देखिए क्या सवाल है आपके सामने। पहला ज्ञानगुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञानगुप्त शासक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। और महरौली में, कहां पर? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया था गुप्त शासक ने। किसने किया था? गुप्त शासक ने किया था। तो दोस्तों इधर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप दोस्तों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। जय जय